हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 पर आ गए हैं क्लास 9 और 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, हम लोग इस सीरीज में सीबीएसई, आईसीएसई और सारे स्टेट बोर्ड्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन आता है, सर ये कैसे होने वाला है? भाई सीबीएसई और आईसीएसई में सिलेबस में फर्क है, सबको पता है क्या कहानी कि भाई सीबीएसई में कम चैप्टर्स है पर उनकी डिटेलिंग ज़्यादा है। ठीक है, वहीं पर आईसीएसई में चैप्टर ज़्यादा है पर डिटेलिंग थोड़ी कम है। कम से कम जो चैप्टर्स कॉमन है उनकी तो भाई डिटेलिंग कम ही है। कहानी अब वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे कुछ पार्ट 9 में पढ़ाया जाता है, कुछ पार्ट 10 में पढ़ाया जाता है। एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हिस्सा 9 आईसीएसई के सिलेबस में, कुछ हिस्सा 10 आईसीएसई के सिलेबस में है। बट सीबीएसई में वो दोनों कंबाइंड कंटेंट सिर्फ 10 के सीबीएसई के सिलेबस में है। तो अब हम लोग अभी 10 सीबीएसई के हिसाब से सारे सिलेबस कवर कर रहे हैं। फिर जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है, जो अनकॉमन चैप्टर्स हैं, वो सारे हम लोग करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग 9 और 10 पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, मैं लिखते भी रहूंगा भाई कि 10 आईसीएसई सीबीएसई सबके लिए कॉमन है, क्या सिर्फ आईसीएसई के लिए कॉमन है। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट रेडी होने वाला, 3-4 महीने का बात है भाई, सब कुछ कवर करेंगे। सब लोग संगे संग फॉलो करते रहो। जिनकी जो भी डाउट या फिर एडिशनल कुछ अगर सजेशन हो तो यू कैन पुट डाउन योर डाउट और सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। मैंने पहले भी बताया था, किसी का कुछ एक्स्ट्रा डाउट रहे, कुछ क्वेश्चन पोस्ट करना हो, कोई क्लिक भेजना हो, क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन है जिसको मुझे और इलाबोरेट करना चाहिए तुम लोग के हिसाब से, तो उसे इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे। मैंने वो सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 होने के बाद लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने के पहले हर वीडियो के नीचे उसका एक लेक्चर नोट रहेगा। मैंने बताया था, जैसे लेक्चर नंबर 1 जिन्होंने नहीं देखा है तो भाई लेक्चर नंबर 1 का मैं नीचे लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेसिक चार्ज क्या होता है, बेसिक करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज के कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है ना, ये सारे बेसिक फंडामेंटल। 1 कूलम चार्ज किसे कहते हैं, सारे बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, तो वो अगर क्लियर नहीं है तो पहले वो क्लियर करो और फिर इस वीडियो पे आना। एक मैं लिंक नीचे शेयर कर दे रहा हूँ। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लेक्चर नोट शेयर कर रखा है, तो उसे एक बार देख लेना। ये जो लेक्चर नोट है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, जैसे वीडियो बना और अपलोड हुआ तो 1-2 दिन के बाद भी हो सकता है मैं लेक्चर नोट अपलोड करूँ, तो उसे देखते रहना। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हर 1 दिन बाद एक वीडियो अपलोड होती रहे और हम लोग लगातार कंटिन्यूएशन में पढ़ाई करते रहें। फ्रीक्वेंसी होगा तो मैं आगे बढ़ा भी दूंगा, बट अभी के लिए 1 दिन छोड़ 1 दिन वीडियो अपलोड होने वाली है। ठीक है, और टॉपिक को शुरू करते हैं बिना रुके बिना टोके। हम लोग को यह समझना होगा कि भाई सारी चीज़ों का जो बेसिक या फिर कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है ना, उसको लेते हुए चलना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्लियर रहेगा बेटा, हम लोग अच्छे आसान से बड़े न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आसान से न्यूमेरिकल कर लेना का मतलब क्या होता है? हम लोग को चीज़ों का कॉन्सेप्ट पता था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने एंड किया था कि भाई कूलम्स, 1 कूलम क्या होता है ना। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि ये फोर्सेस जो चार्जेस के बीच में काम करते हैं वो किस तरह काम करते हैं। एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्लास दिन भी कहा था मैं 1 कूलम को और एक्सप्लेन करने वाला हूं, मैं एक्सप्लेन और करने वाला हूं। तो एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक चार्ज है m1 और एक चार्ज है m2। ठीक है, क्योंकि मास और चार्ज दोनों ही क्या बेटा, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है ऑफ मैटर। मतलब मैटर हम लोगों ने बात किया था लास्ट वाले वीडियो में कि चार्ज और मास से ही बना हुआ है। न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशन के लॉ में भी एक्सप्लेन किया था कि एक मास दूसरे मास को या तो अट्रैक्ट और या तो अट्रैक्ट ही कर सकता है, रिपेल नहीं कर सकता, जो कि चार्जेस में पॉसिबल है पर मास में पॉसिबल नहीं है। तो ये मास इस मास को अट्रैक्ट ही करेगा और ये जो फोर्स है इट इज इक्वल्स टू Gm1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आंख में कुछ चला गया, जो भी हो। तो F इक्वल्स टू Gm1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे G को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। शायद क्लास 9 के लेवल में अलग अलग बोर्ड में बच्चे अलग अलग तरीके से इस फॉर्मूला को देखे हुए हैं। ये फॉर्मूला का मतलब क्या है कि ये मास इस मास को छुए बिना और ये मास इस मास को छुए बिना एक दूसरे पर एक फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, एक दूसरे को फील कर सकता है। जैसे m1 अपने आसपास एक इन्फ्लुएंस बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एग्जांपल लेते हैं, 2 इंसान है, 2 इंसान परफ्यूम लगा के आए हैं, तो इसका स्मेल ये फील कर सकता है, उसका स्मेल ये फील कर सकता है, गिवन दैट दोनों को ना स्मेल की जानकारी हो। दोनों को पता है कि भाई परफ्यूम एक स्मेल बनाता है, तो और
है ना? तो ऑब्वियसली दोनों स्मेल को फील कर पा रहे हैं बिना एक दूसरे को छुए। अब ये बात थोड़ा सा मे बी बहुत एग्जैक्ट नहीं गया होगा, फील नहीं आया होगा, बट सोचो कि ये मास भी अपने आसपास ऐसा एक स्मेल क्रिएट करता है, एक ऑरा क्रिएट करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड को ये मास फील करता है। इसको फील करना मतलब फोर्स लग रहा है इस पर। सिमिलरली M2 भी अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है और ये M1 इसको फील कर पाता है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हर मास अपने आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है? ऐसा ही कॉन्सेप्ट चार्जेस के लिए भी एप्लीकेबल है। कोई भी चार्ज जो रेस्ट में हो, कोई भी चार्ज जो रेस्ट में, मैंने एग्जांपल दिया था, याद करो, कंघी वाला है ना, कंघी रब करते हैं या फिर पेन रब करते हैं और पेपर पीसेस के पास लेके जाएं तो पेपर पीस अट्रैक्ट होती है ना? तो मतलब जहां भी चार्जेस होंगे, मतलब अनबैलेंस चार्जेस होंगे, वहां पे जरूर कोई ना कोई तरह का फोर्स क्रिएट होगा। ये बात सिर्फ यहां तक स्टिक नहीं होती, ये बात यहां पे भी होती है। भाई अगर मास के साथ साथ चार्ज भी प्रॉपर्टी है तो ये भी तो नेचर में कुछ रूल फॉलो कर रहे होंगे, कुछ लॉ फॉलो कर रहे होंगे। तो साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया और पाया गया भाई यहां पे भी कुछ बात सही है। तो Q1 Q2 को फील कर सकता है और Q2 Q1 को फील कर सकता है। जरूरी नहीं दोनों अट्रैक्ट करे, पर यहां पे रिपल्शन भी पॉसिबल था। पाया गया सेम तरह के चार्जेस रिपेल कर रहे हैं और ऑपोजिट तरह के चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनकी भयंकर रूपी डिटेलिंग क्लास 12 में करेंगे, बड़े रूप में डिटेलिंग क्लास 12 में करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, शुरुआत में ही पढ़ते हैं। अभी के लिए तो बस इतना ही जानो कि Q1 Q2 को फील कर सकता है, Q2 Q1 को फील कर सकता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। और फोर्स का एक्सप्रेशन, मजेदार बात है, फोर्स का एक्सप्रेशन दोनों का एक जैसा है। ये KQ1 × Q2/r²। किताब में मत ढूंढना, किताब में नहीं मिलने वाला ये फॉर्मूला। ये जानकारी के लिए दे रहा हूं भाई, ताकि फील रहे कि फोर्सेस किस रूप से, किस एक्सप्रेशन में, किस फॉर्म में काम करता है। मतलब अगर ये चार्ज बढ़ा, ये चार्ज बढ़ा, मान लो ये 2 कूलम, ये भी 2 कूलम, तो 2 × 2 4, ये 2 और ये 3 तो 6। मतलब फोर्स बढ़ता जाएगा डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बड़ा है कि छोटा है। दोनों चार्ज बड़ा होगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा। एनीवेज, अगर ये दूरी बढ़ा दी जाए तो फोर्स घटने लग जाता है। जैसे ये इसके स्मेल को फील नहीं कर पाएगा अगर दूरी बढ़े, यहां पे भी R² होगा। माफ करना भाई, माफ करना, ये भी R² होगा। दोनों लगभग सेम एक्सप्रेशन का है, ये भी R² टाइम्स, ये भी R² टाइम्स। और समझने वाली बात यह है कि यहां पे जो फोर्सेस लग रही है और यहां पे जो फोर्सेस लग रही है, दोनों का एक्सप्रेशन लुक अलाइक है। बस यहां मास है, वहां चार्ज है, यहां G है, वहां K है। इस G की वैल्यू लगभग 6.67 10⁻⁻11 होती है, विच इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू इस K की वैल्यू जनरली 9 10⁻9 होती है, जनरली, अप्रॉक्सीमेटली। नहीं जानना होता, बस एक रूप रंग जान के रखो। ये इस कांस्टेंट को अपने यूनिवर्सल नाम नहीं देते हैं, बिकॉज इन चार्जेस में जो फोर्स लगेगा वो अलग अलग लगता है जब मीडियम बीच का बदलता है। मतलब बीच में पानी डाल दो तो अलग फोर्स, केरोसिन डाल दो तो अलग फोर्स, मिल्क डाल दो तो अलग फोर्स, वैक्यूम कर दो तो अलग फोर्स। तो ये जो K है ना, ये K एकमात्र चीज है जो मीडियम से बदलता है। अलग अलग मीडियम में K का वैल्यू अलग अलग रहता है। ठीक है? तो ये जो K है ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है, और मैंने लिखा है ये वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए। ठीक है? वैक्यूम या फिर बोल सकते हैं फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस मतलब जहां पे कोई भी तरह का मीडियम नहीं है। ठीक? समझने वाली बात। नेक्स्ट, ये में, इन दोनों में ये काफी छोटा है, तो ये फोर्स तब प्रिवेल करता है जब मासेस काफी बड़ी हो। मतलब एग्जांपल लेते हैं, मैं खड़ा हूं, मेरे बगल में ये बोर्ड है, मेरे बगल में बोर्ड है, तो भाई इन दोनों, मेरे में मास है, इसमें भी मास है, तो हम लोग दोनों को अट्रैक्ट होना चाहिए, है ना? पर ये G इतना छोटा है, 10⁻11, 10⁻11 समझ रहे, 0.10 फिर 6 6 60, इतना छोटा कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो, भले हम लोग, मैं 100 kg, ये 100 kg, पर ये इतना छोटे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूरी भले ही छोटा हो, पर ये फोर्स कुछ कर ही नहीं पाता है। इसी फोर्स तब प्रिवेल करता है, ये अच्छे से दिखता है जब मासेस बड़ी हो, या दो में से एक मास तो काफी बड़ी हो। जैसे अगर एक मास अर्थ हो और एक मास हम लोग, ठीक है ना, हम लोग खुद को चाहे तो ऐसे बना दें और बोल दे जो फोर्स पास कर रहा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंसान का कहाँ पे होता है? नाभि पे होता है, नेवल पर। हम लोग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है बॉडी की? नाभि पर है। अब उतना ही समझने का मन है और नहीं पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो बोल दो एक पॉइंट मास है। हम लोग समझना बेटा, क्या है? एक पॉइंट मास है। तो पॉइंट मास को फोर्स कहाँ लग रहा है? इसी तरफ लग रहा है। और कितना है ये फोर्स का फॉर्मूला? G मास ऑफ अर्थ इंटू M बाई R ऑफ अर्थ का स्क्वायर,
है ना, जी m1 इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। तो ये जी इसका मास, इस वाले का मास बाई आर। तो ये जो वैल्यू है ना, यही सॉल्व करने पे जी आती है, और इसी को हम लोग लिखते हैं m इंटू जी इक्वल्स टू फोर्स, और इसे हम लोग वेट लिखते हैं। तो वेट क्या है भाई, हम लोग का वेट क्या होता है, तुम लोग पढ़े में पहले भी, जिस फोर्स से अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और यहां पर ये जी का वैल्यू लगभग पता है सबको, 9.8 के आसपास, लगभग 10 के आसपास आता है, 9.8 माना जाता है ना। यहां पे जी इतना है। मास ऑफ अर्थ 5.89 10⁻24 kgs होता है। जानकारी के लिए दे रहा हूं भाई, जानकारी बस, है ना। आर ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, चाहो तो नोट कर लेना, 6400 किलोमीटर, या फिर 6.4 10⁻6 मीटर्स। इन सबको सॉल्व करने पर लगभग इसे ही हम लोग जी कहते हैं, और यही फोर्स को हम लोग mg, इसे ही हम लोग वेट कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ आया? इसी का एनालॉगस रूप यहां भी है, बट यहां पर क्योंकि जी बहुत छोटा था, यहां के बहुत बड़ा है, तो छोटे छोटे चार्जेस में भी फोर्स लग जाता है। ठीक है, यहां पर हम लोग इन दो को पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं, और ये जो फोर्स है अलोंग द लाइन जॉइनिंग काम कर रहा है। जब कभी फिजिक्स में कोई बोले पॉइंट चार्ज, बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या, सही में बित्ती सा है कि वो दिखेगा ही नहीं। नहीं बेटा, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है पता है, या पॉइंट मास का मतलब क्या होता है कि भाई बाकी डायमेंशंस के सामने उसका डायमेंशन काफी छोटा है। जैसे अगर ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इन दोनों के मास के सामने इनकी दूरी काफी बड़ी है, तो दूर दूर से इन दोनों को एक दूसरे को लगे देख के भाई दोनों पॉइंट है। तो पॉइंट मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली जिसका डायमेंशन, जिसका साइज काफी छोटा कंपेयर टू अदर थिंग्स इन द एक्सप्रेशन। जैसे दूरी के सामने ये काफी छोटा था, तो भले वो स्फीयर बड़ा बड़ा है, कंपेरेटिवली डिस्टेंस के सामने छोटा है। जैसे अर्थ के सामने हम लोग बहुत बित्ती से हैं, छोटे से हैं, है ना, बट अर्थ एक्चुअली में तो खुद काफी बड़ा है। तो ये जो सारी बातें हैं ना, ये सब रिलेटिव होती हैं। मतलब कोई बोले कि ये बोर्ड या ये मार्कर इनफाइनाइट साइज का है, तो वो गलत नहीं है। निर्भर करता है कि हम लोग देखते कहां से हैं। अगर इस मार्कर को हम इतने करीब से देखें तो मेरे लिए ये इनफाइनाइट साइज का है, और दूर से देखें तो क्या रे पूरा दिख रहा है, फाइनाइट साइज का है। इसे तो नाप सकते हैं, जिसे नाप पाए उसे फाइनाइट कहते हैं, जिसे नाप ना पाए उसे इनफाइनाइट कहते हैं। ये बोर्ड अगर हम लोग थोड़ा दूर से देखें तो बोर्ड पर दिखता है, पर बोर्ड को अगर मैं अपनी नजर यहां तक ले जाऊं तो मुझे पूरा बोर्ड दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो भाई डिपेंड करता है कि फ्रेम क्या है। अपने आसपास हर चीज को देखने का नजरिया बदलोगे ना, चीजें अलग तरीके की दिखने लग जाती है। तो समझना बात को, कॉन्सेप्ट पर रहते हैं वापस से, काफी आगे पीछे जा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये सवाल, ये फॉर्मूला क्यों आया, मैंने क्यों बताने का सोचा, क्योंकि मेरे आसपास बारिश का मौसम चल रहा है और मुझे बादलें दिखती हैं जहां लाइटनिंग हो रहा है इन दिनों। तो जब लाइटनिंग होती है भाई, तो ये एक प्लस क्लाउड और ये एक माइनस क्लाउड, एक तरीके से ये रेस्ट पर ही है, वैसे ही कुछ है। दूरी के सामने ये एक बादल की साइज अगर छोटी है तो एक तरह से यही फॉर्मूला लग सकता है। तो एक दूसरे को लोग अट्रैक्ट कर रहे होते हैं किसी कारण से। अगर ये दूसरे बादल के झुंड के संग अटैच्ड है और ये मूव नहीं कर पा रहे, लेट्स से मूव नहीं कर पा रहे, तो चार्जेस यहां पे हवा में फ्लो करती है, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में कि यहां पे क्या हुआ कि चार्ज हमें फ्लो किया, बिकॉज यहां काफी तगड़ा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। मेरे इस बात को फील करना हो तो घर पर जो स्पार्क होता है ना, स्पार्किंग जानते हो, काफी लोग जानते हो, स्पार्किंग जो होती है वो भी कहीं ना कहीं तरह की लाइटनिंग ही तो है। लाइटिंग का काफी छोटा रूप है, पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज हवा में फ्लो कर रही है, उसे भी तो लाइटिंग कहते हैं, है ना, उसे भी तो लाइटनिंग कहेंगे, उसे स्पार्किंग कहते हैं, बट बड़े रूप में वही लाइटनिंग होती है। मतलब चार्ज जब हवा में फ्लो कर रहा है, सोचो भाई हवा में चार्ज फ्लो करता नहीं, बिकॉज एयर इज अ बैड कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? अच्छा, तो सवाल आया, मैंने कहा बैड कंडक्टर, तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर कंडक्टर क्या होता है? तो मैं बोलता हूं भाई कंडक्टर वो मटेरियल है, मेरा नेक्स्ट डिस्कशन भी है, कंडक्टर वो मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तो मेरी ये सारी कॉन्सेप्ट समझने के बाद, और ये सब एडिशनल नॉलेज था भाई, सारे एक्स्ट्रा नॉलेज थे, जानकारी के लिए रखो, ठीक है ना, जानकारी के लिए लेके रखो। पर सवाल आया कि सर कंडक्टर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जो मैंने कहा। तो सबसे पहला बात मुझे ये बताओ, क्या हम लोग लास्ट वीडियो में समझ गए थे कि चार्ज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? मैं बता रहा हूं कंडक्टर के बारे में, पर मुझे बताओ, क्योंकि मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन समझाना है ना, तो मुझे पहले बताओ चार्ज के सारे प्रॉपर्टीज समझ में आई थी भाई? क्या क्या समझाया था मैंने कि भाई चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट रिपल दोनों कर सकते हैं। मैंने अभी भी बताया क्या भाई, लाइक चार्जेस
रिपेल ईच अदर। अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए, प्रॉपर्टी नंबर 1 है ना, लेट्स से टॉक अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 1, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, रिपेल ईच अदर मतलब अगर दोनों प्लस चार्जेस होंगी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दोनों माइनस चार्जेस होंगी तो दूसरे को रिपेल करेंगी, है कि नहीं। और अनलाइक चार्जेस, भाई ऐसा ही कहानी मैग्नेट में भी रहा है ना, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, साउथ साउथ रिपेल, फील कर पा रहे हो, राइट। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। समझ आ रहा है? तो मान लो अनलाइक मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस अट्रैक्ट होगा, माइनस प्लस अट्रैक्ट होगा, है ना, समझ आ रहा है। और क्या प्रॉपर्टी समझ में आता है भाई, किस फोर्स से कितना तगड़ा फोर्स है उसके लिए फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या है भाई, F इक्वल्स टू KQ1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। कुछ इस तरह से, दूरी कमेगी फोर्सेस बढ़ेगी, भाई किस तरह बढ़ेगी, अगर मान लो दूरी आधा हो जाए तो R/2, तो R/2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर बाई 4, फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह का डिपेंडेंसी जान के रखो। नंबर 3, अगर मान लेते हैं एक क्लोज सा बॉडी हो, एक बॉक्स हो, और इसमें अपने एक रॉड रख दिए, एक स्फीयर रख दिए, एक और स्फीयर रख दिए, इसमें 2 कूलम चार्ज, इसमें +3, इसमें -2 कूलम चार्ज। ठीक है भाई, अब किसी के दिमाग में चल रहा है सर कूलम क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर फील ना है अभी भी, मैंने बताया था ना 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन स्टोर करता है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट से मिला हुआ है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे बट उसमें से ये एक्सपेरिमेंट फेमस था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए किया गया था। तो अब मत पूछना कि सर ये कहाँ से आया, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो ये सारी बेसिक बातें इधर आते हुए, तो भैया एक कूलम चार्ज क्या है, 1/1.6 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करते हैं, 10⁻19 को ऊपर ले जाते हैं, 10 × 10⁻18 लिख देते हैं, 10⁻19 ही रहेगा, बाई 1.6 पॉइंट हटाते हैं और यहाँ पर एक 0 बैठा देते हैं, तो 100/16 कैंसिलेशन करते हैं, 16 6 96 होता है, तो यहाँ पे 6 पॉइंट बचा, वहाँ पे 4, 100 से 96 क्या 4 बचा, डेसिमल लगा दिया तो 40 मतलब 16 2 से 32 बचा कितना 8, 80 मतलब 5 बार। तो भाई ये हो गया 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा करके रख दो, एक क्लस्टर बनाओ इतने इलेक्ट्रॉन्स का, ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर भाई एक कूलम बनने वाले हैं। इतने इलेक्ट्रॉन, फील नहीं आ रही तो भाई वापस लो, फील नहीं आता ऐसे लो। शायद ये ना लिखने का तरीका मेरे को उतना फील नहीं दे पाता, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ऐसे लिखता हूँ हमेशा, 625 2 0 1 ले लिया, बचा हुआ 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतने इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है एक कूलम चार्ज। समझ आ रहा है कितनी बड़ी नंबर है ये, हाँ काफी बड़ा नंबर है। तो समझ आ रहा है कि कूलम काफी बड़ा चार्ज होता है, तो बहुत बार कहीं ना कहीं हम लोग को माइक्रो कूलम भी दिख सकता है, क्वेश्चन में मिली कूलम भी दिख सकता है। भाई माइक्रो मतलब क्या होता है, 1 माइक्रो मतलब, माइक्रो कूलम अगर लिखे तो मतलब 10⁻6 कूलम, माइक्रो एक प्रीफिक्स है ना, माइक्रो 10⁻6 होता है। मिली मतलब 10⁻3, सेंटी मतलब 10⁻2, अगर अपने बोलते हैं 1 मिली कूलम 10⁻3 कूलम, 1 सेंटी कूलम 10⁻2 कूलम, 1 डेसी कूलम 10⁻1 कूलम, इस तरह के प्रीफिक्सेस है कि नहीं। नैनो कूलम 10⁻9 कूलम, है कि नहीं। तो ये सारे प्रीफिक्सेस है। बोलने का मतलब ये कि हो सकता है कि अपने को माइक्रो कूलम के टर्म में मिले, तो समझना ये पॉसिबल है। भाई कूलम काफी बड़ी यूनिट है, इतने सारे ढेरों इलेक्ट्रॉन्स, अनइमेजिनेबल है कि नहीं। फील करो इतने इलेक्ट्रॉन्स एक साथ, तो बड़ा मेहनत लग जाएगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ इकट्ठा करना, है ना। तो बहुत बार छोटे ही चार्ज होते हैं, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 कूलम 3 कूलम, हो सकता है रियलिस्टिक ना हो ये, है ना, माइक्रो में भी हो सकता है। तो मान लो कुछ देर बाद अब यहाँ पे कोई x मिल रहा है, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -1, या फिर यहाँ पे -3, ठीक है। सवाल है ये x कितना है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जैसे मास था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये तो भैया आइंस्टाइन आके कह दिया कि 1900 में कि भाई मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, E = mc² जो आया था। बट उसके पहले की बात करो तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सिमिलरली चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अब क्या होता है यहाँ पे 2 + 3 मतलब 5 - 2 कितना, 3 कूलम चार्ज था नेट, यहां भी 3 कूलम होना चाहिए, कैसे होगा 2 - 3 कितना -1, है कि नहीं। देखो भाई 2 + 3 - 2 कितना आ रहा था, ये 3 आ रहा था,
यहाँ पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये कितना होना चाहिए, x +4 होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। 2 + 3 5 - 2 3, 4 + 2 6 - 3 3, ठीक है, तो x कितना होता है यहाँ पे 4 कूलम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पॉइंट जो हम लोग को जानना है भाई, काफी इंटरेस्टिंग भी है और लॉजिकल भी है भाई। किसी भी बॉडी में क्या होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा या तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इमेजिन करो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये है न्यूक्लियस, ये बाहर में इलेक्ट्रॉन्स यहां बैठे हुए रहते हैं, बाहर के शेल में बैठे हुए रहते हैं, है ना। तो इसीलिए सिर्फ कहानी इलेक्ट्रॉन की ही होती है, ठीक है भाई। कभी करंट का बात करें तो करंट की बात में ना हम लोग बोलेंगे कि करंट मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। कारण है उसके पीछे, चार्ज हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज हो सकता है आयंस हो। कहां पढ़ेंगे आयंस के बारे में, अगर एक बात करें इलेक्ट्रोलाइट का, तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में ना आयंस मूव करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर बात कर रहे हैं चार्जेस का जनरली, तो किसी भी बॉडी पर या तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा किसी बॉडी से, या तो उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। एक आयंस भी खुद क्या है, एक ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस है। मेरा बोलने मतलब समझना, शायद केमिस्ट्री में पढ़ते भी होगे। आयंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का या तो उस एटम के ऊपर एक्सेस है तो माइनस चार्ज होगा माथे पर, या डेफिशिएंसी है अगर प्लस चार्ज होगा। पर वहां पर भी कोर रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ही है। तो बात समझने वाला है कि कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉन ही लेता है अपने माथे पर। तो क्या होता है, किसी भी बॉडी पर चार्ज क्या हो सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या डेफिशिएंसी, या 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या डेफिशिएंसी, या 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या डेफिशिएंसी, और इस तरह हो सकता है n इलेक्ट्रॉन की एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी हो सकती है। हम लोग लिखते हैं ±NE, इसे हम लोग लिखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसका मतलब क्या हुआ, काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है बेटा ये, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मेरा बोलने का मतलब है, मान लो हम लोग एक दुकान में गए, किराने की दुकान पे गए, बोले भैया चीनी दो। वो बोला भैया 250 ग्राम की पैकेट है सिर्फ। तो बोला ठीक है दो। तो कितना चाहिए आपको, बोलेंगे भैया हम लोग को 350 ग्राम चाहिए। तो देगा क्या, नहीं देगा। वो बोलेगा या तो 250 ग्राम लीजिए, या 500 ग्राम लीजिए, या 750 लीजिए, या 1000 लीजिए। समझ आ रहा है, मतलब 250 का मल्टीपल, एक पैकेट देगा वो आपको, या तो 2 पैकेट देगा, या 3 पैकेट देगा, या 4 पैकेट देगा, या 5 देगा। कभी भी वो एक पैकेट दे, दूसरा पैकेट फाड़ के नहीं देने वाला, बिकॉज वो पैकेट में उसे बेचना है। ये तो बात एक वेग डेफिनेशन हुआ, पर इसको यहां अप्लाई करो। या तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एटम, या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन की कहानी चल रही है ना। प्रोटॉन की कहानी है नहीं, प्रोटॉन तो अंदर न्यूक्लियस में बैठा पड़ा आराम से, सिक्योर्ड एकदम लॉक होके। ये तो खाली इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकता है। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। तो बोल सकते हैं Ne चार्ज होगा। मतलब कहीं पर भी चार्ज होगा तो 1 × 1.6 × 10⁻19 कूलम का होगा, या फिर 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम का होगा, या फिर कोई भी हो 10 × 1.6 × 10⁻19 कूलम का होगा। जो भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इस n को इंटीजर कह सकते हैं। और प्लस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। माइनस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करे तो क्या होगा, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। प्लस मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर दिया तो नेगेटिविटी कम गई, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा बॉडी। समझा ना। तो 2 ही चीज पॉसिबल है। अब सोचो, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए, जैसे वो एटम लूज किया, इन इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे उसे हम लोग कहते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें कौन बांध के रखा है, न्यूक्लियस बांध के रखा है। समझ आ रहा है बात, कौन बांध के रखा है इनको, न्यूक्लियस बांध के रखा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, न्यूक्लियस से बांध के रखा है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देंगे, ये मेरा हक है, मेरे काम में आ रहा है। अट्रैक्टेड है ना, न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो अट्रैक्टेड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है इसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो कहा जाता है कंडक्टर क्या है, कोई डेफिनेशन लिखना तो लिख सकते हैं भाई, इट इज दैट सब्सटेंस विच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, कंडक्टर वो है जहां पे फ्री चार्जेस अवेलेबल है, रादर ये नाम देते हैं। कंडक्टर वो है जहां पे फ्री चार्जेस अवेलेबल है, और फ्री चार्ज अवेलेबल है मेटल में, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। और ये जो बंधे हुए इसे कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जनरली कंडक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, कोई मेटल हो सकता है, मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन,
समझ आ रहा है? ये सारे में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है। कोई बात करे एलॉय का, तो एलॉय हो सकता है कोई, या फिर मान लो मैंगनीन हो सकता है, कॉन्स्टेंटाइन हो सकता है, नाइक्रोम हो सकता है। ये सारे मटेरियल हीटर में काम में आते हैं। नाइक्रोम, मैंगनीन, इनका लैब में अपना अलग काफ़ी यूटिलिटी है भाई। या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सोचो, है ना, पानी में डाल दिए तो वहां पे Na+ और Cl- फ्री आयन की तरह मूव करने में काम में आता है। तो कंडक्टर वो है जहां पर फ्री चार्जेस होते हैं। फ्री चार्जेस मतलब जो चार्ज कहीं से बंधे हुए नहीं है, वो आराम से लोकोमोट कर सकते हैं। तो एक कंडक्टर में, जो मेटेलिक कंडक्टर का बात करें, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एटम से निकल के फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अगर इमेजिन करें एक कंडक्टर वायर को, मेटेलिक वायर का बात करें, बिकॉज हम मेटेलिक वायर की बात करेंगे, इन सब का बात तो केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। कार्बन भी हो सकता है ना। तो यहां पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं। ये किसी एटम से बंधे हुए नहीं है, किसी एक के बाउंडेड नहीं है, ये मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। इसे ही हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसे हम लोग कंडक्टर कहेंगे, और जहां नहीं होगा एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। ठीक, द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लिख लेना भाई, द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल, वुड, प्लास्टिक, रबर। मेरे पास कुछ प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं, शायद अभी मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे यूज़ करता रहता हूँ, और अलग जगह मुझे वायरिंग में काम में भी आती रहती है भाई। तो इसके अंदर का पार्ट दिख रहा है छिला हुआ है थोड़ा सा, ये कॉपर है, और ऊपर में जो ये है, ये इंसुलेटर है। ये रबर का बना हुआ या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होता है जनरली, ठीक है। इवन अपने घर पे जो सॉकेट्स होते हैं वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है जनरली, या फिर अलग अलग मटेरियल जो इंसुलेटर हो। जरूरी नहीं कि प्लास्टिक हो, अलग अलग मटेरियल जो इंसुलेटर हो।